तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज 13.3 तक का सारा इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके थे। अब आज 13.4 और 13.5 में जो इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है हम लोग उसको देखेंगे एनसीईआरटी के मुताबिक। ध्यान से आप लोग भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो हमारा है 13.4 के लिए रैंडम वेरिएबल। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, यादृच्छिक चर जिसको हम बोलते हैं, यादृच्छिक चर। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या है सबसे पहले हम लोग जाने इसको। लिखा है कि अ random variable is a real valued function whose domain is the sample space, whose domain is the sample space of a random experiment। देखिए, रैंडम वेरिएबल किसे कहेंगे, इसका एक डिफिनीशन जो दिया गया है, कहता है कि रैंडम वेरिएबल जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। मतलब वो एक प्रकार का फंक्शन है वास्तविक मान का। ठीक है, रियल मतलब वास्तविक, वैल्यूड मतलब मान वाला। मतलब जो रैंडम वेरिएबल है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, वास्तविक मान वाला फलन है। हुज डोमेन, जिसका डोमेन का मतलब होता है प्रांत, उसका डोमेन क्या होगा, तो इज द सिंपल स्पेस। उसका डोमेन सिंपल स्पेस होगा किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के। ध्यान से एक एक चीज को सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें जो कहा जा रहा है वो है क्या वास्तविक। ठीक है, कहने का मतलब रैंडम वेरिएबल कुछ है नहीं, वो एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। और कोई भी फंक्शन, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि fx एक फंक्शन है, जरा समझिएगा इस बात को। ठीक है, अगर fx कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन में जो वेरिएबल आप देख रहे हो, एक मिनट आ जाइएगा। ठीक है, कोई भी आप फंक्शन होगा तो उसमें एक वेरिएबल होगा, और उस वेरिएबल का हम लोग वैल्यूज वगैरह जो भी हो, तो मान के चलिए कि ये आपका फंक्शन है और उस फंक्शन को हम y मान लेते हैं। सपोज कीजिए y इज इक्वल टू fx, कोई फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे और इसका मान कुछ दिया है, सपोज किया जाए x², कुछ इस तरीके से। तो अब अगर हम बात करें कि अगर हम x का मान इस फंक्शन में, ठीक है, x का मान अगर हम 2 रखें सपोज कीजिए, तो fx का वैल्यू यानी y का वैल्यू क्या होगा, y यानी fx का वैल्यू, यानी x के जगह पे हम 2 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, x के जगह पे हम जब 2 रखेंगे तो 2 का, यहाँ x जब 2 रखेंगे तो क्या, 2 का स्क्वायर 4। बड़ा समझिएगा। तो जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन कैसा होगा, x का मान क्या रखें 2, तो y का मान क्या आया 4। तो ये एक फंक्शन यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर निर्माण होगा। यानी मेरी बात को आप ध्यान समझिए। और इस प्रकार से जितने सारे फंक्शन बनेंगे, जितने सारे, मान लिया अगर x का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो ये जो फंक्शन तैयार हो रहा है, इस फंक्शन में जो x वाला वैल्यू है उसका सेट, ध्यान से, जो x की जगह पे है उन सब का जो सेट बनेगा उसी को हम कहते हैं डोमेन। हम आज चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड करेंगे, आज शाम तक वो बन चुका है, वो और 12 दोनों का वीडियो अपलोड होगा। तो उसमें सारा कुछ डिस्कस किया गया, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोड डोमेन क्या होता है, सब कुछ बताया गया। हालांकि ये 11th क्लास का चीज है, आपको याद ना होगा तो फिर उसे मैं समझा रहा हूँ, इस बात को समझिए।
तो डोमेन का मतलब कि ये जो आप फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन के जो भी ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, ये आप देख रहे हो, उसका फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा, जैसे फर्स्ट में 2 है या 3 है, जितने सारे भी हो, सबको लेकर के जो सेट बनेगा उसी का नाम है डोमेन। इसको हिंदी में हम प्रांत के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रांत। और जो ये y वाला जो वैल्यू देख रहे हो, जैसे 4 है, 9 है, या और भी जो कुछ दिया हो, उसका अगर हम सेट बना दें तो उसको हम लोग कहेंगे रेंज, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज। यानी कि हिंदी में आप तो रेंज को जानते हो, परिसर बोलते हैं, है ना, या परास भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो यहां पर वही कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, और फंक्शन में डोमेन और क्या होते हैं, कुछ रेंज होते हैं। तो उसका डोमेन क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस होना चाहिए किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो संभावित परिणाम आते हैं, जो सैंपल स्पेस आते हैं, वही उस रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन होगा, मतलब x का मान होगा, x की जगह पर उसको रखा जाएगा। अब आप देखो, जैसे मैं समझाता हूं, उसको डेस्क को हटा देते हैं। ये तो मैं थोड़ा सा वो डोमेन आया तो उस पर मैं डिस्कस करने के लिए इसको लिखा। अच्छा जी, तो ये तो डिफिनीशन है कि रैंडम वेरिएबल वास्तव में एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है और जिसका डोमेन किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होता है। ये है इसका फंक्शन का डिफिनीशन। अच्छा, इसी में अब कहता है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं रैंडम वेरिएबल को, तो कहता है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल X। याद रखेंगे, इसे बड़ा वाला X से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, समझते हैं कि क्या है। लेट अ कॉइन इज टॉस्ड, माना कि एक सिक्के को उछाला जाता है 2 टाइम्स, 2 बार। अब ये एक है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये एक यादृच्छिक प्रयोग है, ठीक है। तो अगर हम किसी सिक्के को 2 बार उछालते हैं, ठीक है, तो हमारा संभावित परिणाम क्या क्या हो सकता है? देन सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सैंपल स्पेस में सबको पता है कि सैंपल स्पेस भी एक प्रकार का फंक्शन टाइप का ही होता है, सेट टाइप का होता है। क्या क्या होगा? एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो या तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, या एक बार हेड एक बार टेल आए, या एक बार पहले टेल बाद में हेड आए, या हो सकता है कि दोनों ही बार टेल आ जाए। ये हमारा है संभावित परिणाम, जिसको हम सैंपल स्पेस हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे कहता है कि नाउ इफ, अब यहां पर रैंडम वेरिएबल लिया गया। अब रैंडम वेरिएबल क्या लिया गया कि रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। तो इसी से एक रियल वैल्यूड फंक्शन कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। वहां लिख दिया जाएगा कि x जो है रैंडम वेरिएबल, वो यहां पर मान लिया गया कि वो बता रहा है नंबर ऑफ हेड्स को। जरा ध्यान से समझें, यहां पे नंबर ऑफ हेड्स को हम लोग मान लिए रैंडम वेरिएबल। देन अब यहां पे आपको बताना यह है कि रैंडम वेरिएबल में जो डोमेन है वो सैंपल स्पेस होना चाहिए। सैंपल स्पेस ही उसका डोमेन होता है। यानी डोमेन, अभी मैंने कहा कि अगर कोई फंक्शन fx है तो x का यहां जो मान रखते हैं वही उसका डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो अगर वो डोमेन कहलाता है तो ये बताइए, यहां पर हम अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन में कहीं ना कुछ रखना पड़ेगा ना। तो वो जो हम रखते हैं यहां पर सैंपल स्पेस रखते हैं। अब सैंपल स्पेस आपके सामने इतने सारे हैं, तो ये बताइए, ये सैंपल स्पेस अगर लेते हैं डबल H, या ये ले लेते हैं HT, जरा समझिएगा मैं जो दिखाना चाह रहा हूं, आप फिर समझ जाएंगे कि इसमें है क्या। ठीक है, या हो सकता है मैं इसको ले लूं TH, या इसको, जितने सारे हैं सबको हम लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे x क्या है, मेरा रैंडम वेरिएबल क्या है, वो नंबर ऑफ हेड्स को बताता है। इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? H या नंबर ऑफ हेड्स इसमें 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 1। इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं?
1 और इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 0। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हम जो दिखा रहे हैं आपको ये रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल में स्पष्ट लिखा गया कि वो एक प्रकार का फंक्शन होता है और उस फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें रियल मान आता है, एक वास्तविक मान आता है, उसकी कुछ नंबर्स होते हैं, 1 होगा 2 होगा 0 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। जैसे आप यहां पर देखो x क्या बतला रहा है, नंबर ऑफ हेड्स बता रहा है, मतलब उस पे आने वाले हेड की संख्या को x बताएगा। संख्या हमेशा क्या होगा, एक रियल वैल्यू होगा। तो कहता है कि रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जिसका प्रांत यानी जिसमें x के जगह पर x का जो वैल्यू रखते हैं वो सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस यानी यहाँ पे जो दिया गया है वो सारे उसके रैंडम वेरिएबल के डोमेन होते हैं और वो रखने पर हम लोग चेक करते हैं कि उसके अनुकूल यहाँ पर नंबर्स कितने हैं। जैसे यहाँ पर अगर h लेते हैं पहला सैंपल स्पेस, तो उसमें ये रैंडम वेरिएबल के अनुसार क्या हो सकता है। तो ये नंबर ये रैंडम वेरिएबल जो हेड्स का नंबर बता रहा है, तो इस सैंपल स्पेस में कितने हेड्स हैं 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितने नंबर में है हेड्स 1, तो 1। यहाँ पे कितने हैं हेड्स 1, इसमें एक भी हेड्स नहीं है तो 0, यानी यहाँ नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं। अगर एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए तो नंबर ऑफ हेड्स जो है वो क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। इस प्रकार से हम किसी रैंडम वेरिएबल को दिखाते हैं। अब हम लोग उसका कैसे प्रायिकता निकालते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन पहले रैंडम वेरिएबल क्या है ये आप समझ गए। सैंपल स्पेस के प्रत्येक घटना के अनुसार कोई एक आपको दिया रहेगा, उसकी संख्या निकालना ही रैंडम वेरिएबल के अंतर्गत आता है। एक चीज और यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यहां लिख देंगे हम लोग कि चूंकि ये रियल वैल्यूज दे रहा है और रियल वैल्यूड फंक्शन को ही हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। यहां लिख देंगे कि हेंस x इज x क्या है, वो एक रैंडम वेरिएबल है। और आगे देखेंगे तो और अच्छी से सब कुछ समझ में आएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, क्या है कैसे करना है हम लोग इसको समझना है। बस इतना ध्यान रखो, यहाँ पे मान लो कोई अपने से कुछ और बना सकता है, या हो सकता है नंबर ऑफ टेल्स कर सकता है। तो सब जितने इसमें सैंपल स्पेस आए हैं सबको लेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे कितने किसमें कितने टेल्स की संख्या है। कुछ और मान लो पासा ले लिया और उसमें दे देता है 1 2 3 4 5 6 देता है, उसमें क्या है कि नंबर ऑफ इवन नंबर्स की संख्या क्या है। तो वो कुछ भी ले सकता है रैंडम वेरिएबल के रूप में, उसके अनुसार हम लोग चेक करेंगे सैंपल स्पेस में कि क्या क्या नंबर है, उसी को हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में अब इसकी प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, उसको देखिए एक एक करके धीरे धीरे छोटा छोटा सा है हम लोग डिस्कस करेंगे। आज ये समाप्त हो जाएगा, आज अध्याय 13 जो है चैप्टर 13 उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी को तो पता है आपको प्रायिकता बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बंटल बोलते हैं, बंटन या वितरण भी कहते हैं। यानी किसी यादृच्छिक चर जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे रैंडम वेरिएबल जिसको हम x से डिनोट करते हैं, उसका प्रायिकता बंटन कैसे निकलेगा इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो लिखा है इसमें कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of a random variable, probability distribution of random variable x, कोई रैंडम वेरिएबल x है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स,
यानी यहां पर बोला कि किसी भी रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वो सिस्टम ऑफ नंबर्स होता है, संख्याओं का एक व्यवस्था होता है, एक जो है कि नहीं इकाई होती है, वो एक निकाय होता है। अब वो कैसे होगा, जैसे अभी मैं समझा रहा हूं उस चीज को देखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई रैंडम वेरिएबल दिया है x, अभी जैसे इसके पहले आपको एक सिक्का वाला दिखाया गया एग्जाम्पल के तौर में, उसमें क्या आया था HH HT TH TT, और वहां पे आपने देखा था x का मान क्या क्या आया था, ये सिंपल स्पेस था, इसके अनुकूल रैंडम वेरिएबल लिया गया था कि नंबर ऑफ हेड्स। तो हेड की संख्या क्या क्या इसमें हो सकता था, या तो 2 हेड आया होगा, या 1 हेड आया होगा, या एक भी हेड नहीं आया होगा। तो ये सारे x के वैल्यू है ना, तो इसी को हम बोलते थे रैंडम वेरिएबल। जरा समझिए, तो हम अगर ये x है तो हम इसको बोल देंगे x1, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे x1, इसको हम क्या बोलेंगे x2, इसको क्या बोलेंगे x3। तो वही यहां पर बोल रहा है कि मान लीजिए रैंडम वेरिएबल है और उसमें उसके जो वैल्यूज आ रहे हैं वो है अगर x1 x2 x3 डॉट 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 xn, बहुत सारे हो सकता है और भी बहुत सारे कुछ आए अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है। और उसकी जो प्रायिकता है, उसकी जो प्रायिकता है, अब प्रत्येक को लेकर के उसकी प्रायिकता निकाली जाएगी, ठीक है। मान लीजिए इसकी प्रायिकता क्या है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, x के जब पे x1 रखेंगे तो क्या होगा px1, यानी इसकी प्रायिकता px1 होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे p1 बोल देंगे, क्या बोलेंगे p1, इसको क्या बोलेंगे P2, ठीक है। बारी बारी से हम लोग सबको जो है कि नहीं अलग अलग नंबर नाम दे देंगे और फिर उसको देखेंगे कि कैसे दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोले P2, इसको क्या बोले P3, इसी प्रकार से इसकी प्रायिकता को हम क्या बोलेंगे Pn। जो जो आया, जैसे अभी आपसे मैं अगर पूछूं कि सिंपल स्पेस में हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल आया था, अब बताइए जैसे मैं अगर कहूं कि x बराबर 0 की क्या प्रायिकता है, x बराबर 0 की प्रायिकता मतलब जैसे x का मान 0, x का मान 0 और x क्या बता रहा था, x बता रहा था नंबर ऑफ हेड्स। अब इसमें बताइए नंबर ऑफ हेड्स 0 हो, इसके अनुकूल कितने परिणाम हैं, तो नंबर ऑफ हेड्स मतलब हेड्स की संख्या 0 हो जाना चाहिए, मतलब एक भी हेड नहीं हो, कहने का मतलब ये ना है x क्या है नंबर ऑफ हेड्स, और हेड की संख्या कुछ भी नहीं हो। इसमें कितने ऐसे हैं जिसमें एक भी हेड नहीं है, एक है, तो एक और टोटल संख्या 4। इस प्रकार से आप प्रायिकता निकालते हो। फिर मान लीजिए दे दिया x बराबर 1, x बराबर मतलब x क्या है नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड्स कितना होना चाहिए, 1। इसमें कितने ऐसे सैंपल स्पेस हैं जिसमें एगो हेड है, तो एगो हेड एगो इसमें है एगो इसमें है, यानी 2 अनुकूल परिणाम है, तो 2 और टोटल परिणाम 4। ऐसे ना प्रायिकता निकालते हो आप, तो ये हो गया 2/4 या कट गया तो 1/2 जो भी है, ठीक है। तो ये जो हम प्रायिकता निकाल रहे हैं इसी को हमने कह दिया, जैसे कहने का मतलब कि ये 0 1 ये सब क्या हो गए x1 x2 x3 हो गए, और उनकी जो प्रायिकता आ रही है इसी को हम क्या बोल रहे हैं P1, इसको बोल रहे हैं P2, ऐसे P3 P4, ऐसे जितने सारे भी हो वो सब यहां लिखा गया है, ठीक है। तो कहता है यहीं पे कि वेयर जहां पी मतलब आई का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, मैंने प्रत्येक घटना में से किसी की भी प्रायिकता आप निकालोगे तो वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब आपको पहले से ही पता है कि प्रायिकता का मान 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पर 0 भी नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा ही होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में हो। और दूसरी चीज ये भी समझ रहे हो, मतलब प्रत्येक घटना की कुछ ना कुछ प्रायिकता होनी चाहिए। और दूसरी चीज प्रत्येक घटना की जो प्रायिकता आएगी उन सबका अगर हम जोड़ निकाल दे, आपको पता है कि किसी भी प्रारंभिक घटना की कुल प्रायिकता का जोड़ 1 होता है, उसी को हम शॉर्ट में लिख दिए सिग्मा पी आई का मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn। इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा पी आई, जहां आई का मान 1 से लेकर n तक है, ठीक है। तो इसी चीज को हम सिग्मा पी आई लिखे, मतलब जितने सारे प्रायिकताएं हैं उन सबका जोड़ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और किसके लिए, और यहां पे एक चीज और दे दिया कि एंड आई का जो मान है वो हमेशा यहां पर 1 से लेकर के कहां तक हो सकता है, 1 2 3 डॉट 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 n तक हो सकता है, ठीक है। तो ये बात समझने वाली है, जरा समझिए इस बात को जो कहा जा रहा है
ठीक है, कि कोई रैंडम वेरिएबल दिया हो और उसकी प्रायिकता भी दी गई हो, और प्रत्येक प्रायिकता आप चेक करना होगा कि उसकी प्रत्येक घटना की प्रायिकता कुछ ना कुछ हो, मतलब नेगेटिव नहीं हो, जीरो नहीं हो, जीरो से बड़ा हो, और उन सबका जोड़ अगर एक हो तो हम उसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल के नाम से जानेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कुछ है नहीं, बल्कि वो किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए सिस्टम ऑफ नंबर्स है। इनका एक ऐसे नंबर्स बनेगा, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं ना, इसमें लिख दिया जाएगा x, इसमें लिख दिया जाएगा px, और इसमें जैसे x वाला जो जो वैल्यू हो, जैसे x1 x2 जो जो दिया सब लिख देंगे, उनकी प्रायिकता नीचे लिख देंगे और चेक करेंगे कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ा है कि नहीं है, और सभी घटनाओं का जोड़ एक है कि नहीं है। अगर ये दोनों फॉलो करता है तो हम उसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, बस और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, अभी अभी जो हम लोग कब से डिस्कस कर रहे थे उस एग्जांपल को लेते हैं। ये दो शर्त याद रखना है बस, और कुछ नहीं। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग पहले भी एग्जांपल लिए थे उसको, कि सपोज किया जाए वही एक सिक्का को दो बार उछाला जा रहा है, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। यहां मैंने कहा कि x जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को बताता है, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स को बतलाता है। तो आपको पता है कि यहाँ नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं, दो बार उछाला गया है तो हो सकता है कि दोनों बार हेड आया होगा, या एक बार हेड आया होगा, या एक भी बार हेड नहीं आया होगा, यही ना x का वैल्यू हो सकता है कुछ कुछ। चलिए अब सबकी प्रायिकता, उसका हम एक बनाते हैं प्रायिकता बंटन बनाते हैं, ठीक है। अब कैसे पहले आंकड़ा का बारंबारता बंटन बनाते हैं, बारंबारता, फिर उसके जो है कि नंबर्स वर्ग अंतराल क्या क्या लिखते थे, बारंबारता सारणी बनाते थे, वैसे ही ये प्रायिकता बंटन है। तो x हो गया और ये px हो गया, ठीक है। इसी चीज को आप एक दिखा दीजिए। तो कैसे दिखाएंगे, चलिए x का मान क्या क्या है, या तो 2 है या 1 है या 0 है, ठीक है। अब चलिए x का मान 2 है, इसके अनुकूल इसकी प्रायिकता निकालिए। 2 का मतलब दोनों हेड हो, तो दोनों हेड इसमें क्या गो है, एक गो, और टोटल क्या है 4 गो, यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/4। x की जब 1 रखिए मतलब 1 हो, नंबर ऑफ हेड्स कितना हो 1 हो, इसकी क्या प्रायिकता है, एक हेड वाला कितने हैं 2, और टोटल कितना है 4, तो 2/4, और 2/4 को कट कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, या 2/4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ, कटा के लिखो या ऐसे ही लिखो। अच्छा जी, उसके बाद है 0। x का मान जब 0 रखेंगे मतलब एक भी हेड नहीं हो, एक भी हेड नहीं हो तो मतलब दोनों टेल हो, यानी कितने परिणाम है 1, और टोटल कितने हैं 4, यानी 1/4। अब ये चेक करना है कि ये प्रायिकता बंटन है या नहीं है। तो प्रायिकता बंटन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तभी कहलाएगा जब ये दो केस दोनों सेटिस्फाइड हो। पहला, प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा है, चेक करो, 0 से बड़ा मतलब प्लस में हो। चलिए जी, ये देखो 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी क्यों, क्योंकि सब प्लस में है, ठीक है। और प्लस में है, ये भी चेक करना होगा ना कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो प्लस में होना चाहिए, निगेटिव नहीं हो या 0 नहीं हो। तो पहला शर्त को ये संतुष्ट कर रहा है। दूसरा शर्त क्या है कि सारे प्रायिकताओं का जोड़ 1 होना चाहिए। सबको जोड़ो, चलो बटा में तो 4, ऊपर जोड़ दो 1 2 3 1 4, 4 से 4 कट गया 1, यानी दूसरे शर्त को भी ये पालन कर रहा है, यानी दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसी रैंडम वेरिएबल का। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बंटन आपको बनाना है, और ये पता है इस एक्सरसाइज में 13.4 में तो क्वेश्चन 4-5 को यही दिया ही है, उसमें चेक करने के लिए आपसे कह रहा है। कहता है क्वेश्चन नंबर शायद कितना है, 2-3 को क्वेश्चन दिया है इसमें ना, 1 मिनट रुकिए, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। लिखा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। बताना है कि कौन कौन रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो सबको वैसे ही चेक करना है, जो नेगेटिव में होगा नहीं होगा, जिसका जोड़ 1 नहीं आएगा वो नहीं होगा, जिसका ये दोनों शर्त पूरा होगा वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 13.4 का पहला क्वेश्चन में 4 दिया गया है इसी पर, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब ये तो हम लोग पढ़ लिए कि रैंडम वेरिएबल क्या है, ये भी पढ़ लिए कि रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, उसमें ये 2 शर्त तो होनी चाहिए। अब हमें पढ़ना है कि किसी रैंडम वेरिएबल का माध्य कैसे निकालते हैं। मीन मतलब माध्य, कैसे माध्य निकालते हैं, अब हमें ये डिस्कस करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक एक चीज देखिए, सारे एक साइज में है, आप पढ़िए तो एक साइज को देखते रहिए, सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला टॉपिक है हमारा मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर का जो माध्य है वो कैसे निकलता है। यादृच्छिक चर, मच्छर आ गया है कहीं से, यादृच्छिक चर का माध्य, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, कुछ आ गए हैं, मतलब वो गेट खुला रह रहा है ना इसीलिए अंदर आ गया लोग। चलिए जी, क्या होगा भाई, कैसे निकालते हैं हम लोग, एकदम आराम समझिए। माध्य तो आप पहले से भी पढ़े हुए हैं जी, 10th क्लास में, फिर जो है कि 9th क्लास में भी थोड़ा सा था, 11th क्लास में भी थोड़ा सा था, तो आप वो सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। माध्य मतलब आप पढ़ते हो औसत, सीधा सीधी बात। और माध्य का मतलब अगर औसत है तो समझते हो कि कैसे निकालते हैं औसत, तो दिए गए सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, बस। तो ऐसे निकाल देना यहाँ पर भी। माध्य ऐसे जनरली मैं आपसे पूछता हूं, आप कैसे निकालते थे 10th क्लास में, आपको दिया रहता था वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह नहीं दिया था तो आप वर्ग अंतराल दिया था, आप उससे वर्ग चिन्ह निकाल लेते थे, और उसके बाद उसकी बारंबारता दी गई होती थी, और आप क्या करते थे, उन दोनों को गुना करते थे, f इंटू एक्स करते थे, फिर आप क्या करते थे, बारंबारता को जोड़ते थे तो सिग्मा एफ, और उसके बाद एफ एक्स को ऐड करते थे तो सिग्मा एफ एक्स, और फिर माध्य निकालने के लिए क्या कर देते थे, ये फॉर्मूला लगा देते थे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये कहां से आया भाई, मेरे बताओ ना, ये तो औसत तो है, दिए गए कुल प्रेक्षणों का कुल योगफल बटा कुल संख्या। तो आज भी वही करना है, अभी बारंबारता ना देकर उसकी जगह प्रायिकता दे दिया, तो क्या हो गया, कोई वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल, उसकी प्रायिकता है, तो हमें उसका माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जितने सारे रैंडम वेरिएबल हैं और उसकी प्रायिकता है उनको गुना करेंगे, यानी उसको हम x इंटू पी करेंगे। अब उसी को हम गुना करने के बाद उसका सम निकालेंगे और उसके बाद यहां डिवाइड कर देंगे, तो हमारा माध्य निकल जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है, इन सब चीजों को थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है लेट, ध्यान से देखेंगे, लेट एक्स बी और रैंडम वेरिएबल, मान लिया जाए कि एक्स जो है वो कोई यादृच्छिक चर को बतला रहा है, रैंडम वेरिएबल हुज, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू। अब चूंकि एक्स रैंडम वेरिएबल है, अब इस एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू, जैसे अभी मैंने कहा एक सिक्का को उछाले 2 बार तो डबल हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो यहां अगर हम एक्स, मैंने कहा कि एक्स जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को बताता है, तो आप बताओ यहां पर उसके अनुकूल एक्स का क्या क्या पॉसिबल मान हो सकता है। नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं, अगर एक सिक्का को 2 उछालेंगे तो या तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, या एक बार हेड आए, या एक भी बार हेड नहीं है। तो ये सब इसके क्या है, संभावित मान है, वही यहां पर लिखा जा रहा है कि लेट, माना कि x जो है एक रैंडम वेरिएबल है, हुज पॉसिबल वैल्यूज, उसकी संभावित मान जो है, हुज पॉसिबल वैल्यूज, मान लिया x1 होगा, x2 होगा, डॉट 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 xn होगा, उसका पॉसिबल वैल्यूज अकर विथ, अकर विथ, और उसके साथ उसकी कुछ ना कुछ प्रायिकता भी होगी, विथ प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। कौन कौन, मान लीजिए सब घटना की कुछ ना कुछ प्रायिकता होगी, मान लीजिए इसका x1 का p1 है, x2 का p2 है, डॉट 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 xn का pn है, सारी घटनाओं की कुछ ना कुछ प्रायिकता होगी, ठीक है। अगर ऐसा है क्रमशः रिस्पेक्टिवली, चलिए, तो कहता है अगर ऐसा है तो द मीन ऑफ x, दे यहां पे लिखते हैं कि द मीन, मीन मतलब माध्य, ठीक है, मीन मतलब माध्य या औसत, मीन ऑफ x, x मतलब रैंडम वेरिएबल का, ठीक है, इज डिनोटेड बाय, तो उसके माध्य को, जैसे अब हम लोग अंक गणित में जब माध्य पढ़ते थे तो वहां पर कैसे डिनोट करते थे,
वहां पर अंक गणित में माध्य को आपको याद होगा छोटा वाला x लिखते थे और ऊपर एक चिन्ह देते थे, ये माध्य बतलाता है। माध्य कैसे होता था ME और बहुलक कैसे होता था MO, आपको याद होगा मीन मेडियन मोड, ठीक है। लेकिन यहां पर जो माध्य है रैंडम वेरिएबल का, उसको जोड़ा अलग डिनोट करने का एक सिंबल है, वो है इज क्या लिखा है, द मीन ऑफ x इज डिनोटेड बाई म्यू। म्यू आपको पता होगा, यू लिख करके ना ऐसे लाइन कर देते हैं, ये दैट इज कॉल्ड म्यू, ठीक है। तो इज डिनोटेड बाय म्यू, मैं इसको लिख देता हूं हिंदी में ताकि आप पढ़ लें, म्यू, ओके। अब देखिए एंड इज डिफाइंड एज, और इसकी परिभाषा क्या है, किसको कहेंगे, ये तो हो गया डिनोट करने का, इसकी परिभाषा क्या है, एंड इज डिफाइंड एज द नंबर, ये एक संख्या बतलाता है, पता ही आपको माध्य एक संख्या है, कैसा संख्या, अभी जैसे मैंने कहा सिग्मा fx, वैसे ही यहां पर है सिग्मा xi/pi वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। बड़ा ध्यान से समझिए, मतलब आपको जो पॉसिबल वैल्यूज दिए गए हैं रैंडम वेरिएबल के, वो और उसकी प्रायिकता गुना करके और सबको जोड़ दीजिए, वही उसका मीन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। चलिए एक और चीज है, उसको भी बड़ा ध्यान से देखेंगे। इसी में लिखता है कि द मीन of a random variable, the mean of a random variable is random variable x, ठीक है, random variable x is also called, इसका एक और नाम है यहां पर, is also called the expectation, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका एक और नाम है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और इसीलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय EX, ठीक है। इसका एक नाम, एक तो मीन है तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं और म्यू से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग ऐसे परिभाषित करते हैं, और इसी चीज को कहीं कहीं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के नाम से भी जाना जाता है, और उसको हम लोग EX के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लास्ट में एक चीज अगर कहें कि तब तो इसको हम कैसे दिखाएं, तो लास्ट में इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे कि चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम या तो इसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलें, या इसी चीज को हम म्यू से डिनोट करें, ठीक है। ये क्या है, दोनों ही रैंडम वेरिएबल का माध्य है। कैसे निकालना है आपको, जितने रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज हैं वो और उसकी प्रायिकता दोनों को गुना कीजिए, जितने सारे दिए गए हैं, मान लीजिए x1 है, x2 है तो उसकी भी कुछ प्रायिकता होगी, फिर x3 है तो उसकी भी कुछ प्रायिकता होगी, फिर डॉट 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 अगर xn है तो उसकी भी कुछ प्रायिकता होगी, सबको गुना करके जोड़ दीजिए, वही आपका माध्य होगा। और इसी चीज को शॉर्ट में समेशन का यूज कर दे तो ऐसे लिख देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या म्यू इज इक्वल टू, क्या होगा, इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा का प्रयोग कर देते हैं, सिग्मा xi/pi, जहां i का मान कहां से, 1 से लेकर n तक, जहां i का मान 1 से लेकर n तक हो, इसी चीज को हम माध्य के नाम से जानते हैं। यानी इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माध्य कुछ नहीं है, रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रायिकता के गुना का जोड़ है, ठीक है। इसी चीज को लिख दिया गया है वहां पर, मैं भी बता देता हूं कि दैट इज, अर्थात द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जो भी कहिए, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। बी क्या है, द सम ऑफ, वो जोड़ है, समेशन है, बी द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुना, प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल, जितने सारे पॉसिबल, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स
बाई देयर रिस्पेक्टिव प्रोबाबिलिटीज। क्या लिखा गया है, उसी चीज को यहां इंग्लिश में लिखा गया कि भाई जो माध्य जो है किसी रैंडम वेरिएबल x का, वो क्या होता है, तो जोड़ होता है। किसका जोड़ होता है, तो जितने सारे पॉसिबल वैल्यूज होते हैं x के, वो और दियर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, और उनकी जो प्रायिकता है, उनका जो गुणनफल आ रहा है, उन सबका जोड़ रैंडम वेरिएबल का माध्य कहलाता है। वही यहां पर लिखा गया, देखिए यह है रैंडम वेरिएबल, यह उसकी प्रायिकता, जितने सारे पॉसिबल वैल्यूज सबको गुना किया गया, फिर सबको ऐड कर दिया गया, हमारा माध्य निकल गया। तो सब एक दूसरे से लिंकिंग है। पहले आप जाने रैंडम वेरिएबल, फिर जाने रैंडम वेरिएबल की प्रायिकता बंटन कैसे बनता है, फिर प्रायिकता बंटन के बाद आप जाने कि उसका माध्य कैसे निकलता है, ठीक है। और अब जानना है वेरिएंस कैसे निकलता है, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। कर दीजिए। अगला देखिए, अगला है वेरिएंस, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है आपको। वेरिएंस, थोड़ा सा रुकिए तो, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ये वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। यानी यादृच्छिक चर का वेरिएंस का मतलब यहां प्रसरण लिख रहा है, ठीक है। तो आप वहां पे देख लेंगे यादृच्छिक चर का प्रसरण, ठीक है। ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो लिखा है लेट, मान लिया जाए x बी अ रैंडम वेरिएबल, x बी अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। मान लिया कि x कोई यादृच्छिक चर है, ओके। हुज, जिसका हुज, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसमें क्या लिखा गया, यादृच्छिक चर का प्रसरण कैसे निकाला जाता है। तो इसमें आपको स्पष्ट लिखा, आ जाइए, ठीक है। लिखा गया कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, चूंकि यादृच्छिक चर का है तो सबसे पहले हम लोग मानना पड़ेगा कि x एक कोई यादृच्छिक चर है। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज, जिसके कुछ ना कुछ संभावित मान होंगे रैंडम वेरिएबल के, हुज पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, हुज पॉसिबल वैल्यूज आर x1 x2 डॉट 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 xn। मान लिया गया कि x कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और उसके कुछ संभावित मान दिए गए हैं x1 x2 xn, बहुत सारे, और उसी में लिखा गया है कि अकर्स, कुछ पॉसिबल वैल्यूज इतना अकर कैसे है, तो विद उसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी भी दी गई है। अकर विथ प्रोबेबिलिटीज सबकी कुछ प्रायिकता होंगी, P1 P2 डॉट 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 Pn, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं माना गया है आपको कि विशेष समझने की जरूरत पड़े। माना गया कि x कोई चर राशि है, रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चर है, उसके कुछ संभावित मान दिए गए हैं और उसकी कुछ ना कुछ प्रायिकता भी दी गई है, ठीक है। इतनी सारी बातें हैं। तो कहता है कि द वेरिएंस ऑफ, ठीक है, द वेरिएंस ऑफ x इज डिनोटेड। तो उसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे, रैंडम वेरिएबल का कैसे डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाई, ऐसे लिखते हैं VAR, वेरिएंस ऑफ x। जैसे EX का मतलब मैंने कहा म्यू, और म्यू का मतलब मैंने कहा कि मीन, यानी मीन को यहाँ रैंडम वेरिएबल के मीन को म्यू कहिए या एक्सपेक्टेशन ऑफ x कहिए, वैसे ही यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x को VAR और ब्रैकेट में x देकर डिनोट किया जाता है। या एक और तरीका है, या इसी चीज को आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, सिग्मा एक आता है
एक होता है ऐसे सिग्मा लिखते हैं और एक होता है स्मॉल सिग्मा। ये कैपिटल सिग्मा या स्मॉल सिग्मा। स्मॉल सिग्मा कैसे लिखना है आपको जरा समझिए, छोटा सा ऐसे बना करके हल्का सा ऐसे ऊपर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये है आपका कैपिटल सिग्मा। इससे भी हम लोग वेरिएंस को दिखाते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स लिखे या उसको सिग्मा, ध्यान से, सिग्मा एक्स के द्वारा भी हम लोग डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, मैं बड़ा लिख देता हूं थोड़ा समझ में आए, सिग्मा एक्स का स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स को ध्यान से समझिए, VAR या सिग्मा एक्स के स्क्वायर के द्वारा डिनोट किया जाता है। और इसको परिभाषित कैसे करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड, इसका परिभाषा क्या है, तो कहता है कि एंड इट इज डिफाइंड एज, नीचे में फॉर्मूला बता दिया गया कि अगर आपको वेरिएंस निकालना है, ठीक है, या तो VAR लिखे या इसी चीज को आप सिग्मा एक्स का स्क्वायर लिखे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, आप जो एक्सपेक्टेशन निकाल रहे थे वहां पर एक्सपेक्टेशन में ध्यान ये रखना है कि एक्स स्क्वायर कीजिए और उसका एक्सपेक्टेशन में से एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर घटा दीजिए। बड़ा समझिएगा इस चीज को, अगर नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान देंगे तो कहीं गड़बड़ होने की संभावनाएं नहीं है। बड़ा समझिए, ये जो फॉर्मूला है, ये जब तक माध्य आप नहीं निकालोगे, ठीक है, तब तक आप प्रसरण नहीं निकाल पाओगे। माध्य, एक्स को माध्य बोलते हैं ना, उसी के आधार पर ये वेरिएंस निकलेगा। माध्य कैसे निकालना है ध्यान से सुनिए, मैंने अभी बताया आपको, जैसे लिखते थे एक्स और उसका प्रोबेबिलिटी, फिर एक्स उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फिर ऐसे डॉट 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 जितने सारे एक्स थे, वेरिएबल थे, उनको और उनकी प्रायिकता को आप गुना करते थे, तो ये निकलता था आपका EX। जरा समझिए, तो ये EX होगा तो जो मान आएगा उसका स्क्वायर यहां रख देंगे। लेकिन यहां क्या कह रहा है, EX का स्क्वायर है, मतलब जैसे यहां x था तो सब जगह x था, अब अगर x स्क्वायर कर देता है तो फिर आपको यहां पर x1 का स्क्वायर उसका प्रायिकता, x2 का स्क्वायर उसकी प्रायिकता, फिर ऐसे डॉट 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 xn का स्क्वायर और उसकी प्रायिकता को आपको लिखना पड़ेगा। बात को जरा ध्यान से समझिए, आप जब प्रायिकता का माध्य निकालोगे रैंडम वेरिएबल का, तो ध्यान रखना वहां पर EX तो निकालोगे ही, फिर EX स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। EX निकालते वक्त आपको क्या करना है कि x और उसकी प्रायिकता को गुना करना है, लेकिन EX स्क्वायर निकालते समय क्या करना होगा, x स्क्वायर और उसकी प्रायिकता को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार से जब आप करोगे तब जाकर के उस दोनों का जो मान आएगा यहां पे पुट करोगे तो वेरिएंस निकलेगा, ठीक है। जब 13.4 एक्सरसाइज आपको अपलोड किया जाएगा तो आप उसको देखेंगे, वहां एक्सरसाइज में आपको डिस्कस करके सब दिखाया गया होगा, कैसे वेरिएंस निकालना है, कैसे मीन निकालना है। अभी फिलहाल ये समझा दिया गया कि करना कैसे है। एक चीज और, ये तो हो गया एक फॉर्मूला, अच्छी बात है। यहीं से एक चीज और है, उसको भी अगर हम देखें ध्यान से तो आप आराम से बना लोगे, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मूला इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा करके एक नया चीज और दिखाता हूं नोट में। इसको हटा दे, चलिए देखिए नोट में ना ये बात समझ लिया जाए थोड़ा सा। कहता है कि आप एक काम करो, दो तरीके मैंने कहा, एक तो वेरिएंस निकालने का, या इसी को हम लोग वेरिएंस बोले या सिग्मा एक्स ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको बताया गया कि EX स्क्वायर में से EX का स्क्वायर घटा देना है। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। इसी चीज को एक दूसरा तरीका से भी कह रहा है कि अगर आप इसको निकालने में असमर्थ हो तो एक काम और कर सकते हो वेरिएंस निकालने के लिए। वो क्या है कि आप जो माध्य निकालते थे वहीं पर थोड़ा सा सुधार कर दो तो आपका कार्य हो जाएगा। कहता क्या है कि वहां जो आप x था उस प्रत्येक x में से आप म्यू घटा दीजिए। म्यू मतलब वही माध्य, मतलब जैसे मान लीजिए आपको x1, x2, x3 डॉट 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 सब दिया गया था, आपको उसकी प्रायिकता भी दी गई थी P1, P2, P3 डॉट डॉट डॉट, और आपने म्यू निकाल लिया। म्यू कैसे निकालते थे, x और उसकी प्रायिकता प्लस x2 उसकी प्रायिकता, तो ये सब भी निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए। और फिर यहां पर कैसे पुट करना है, प्रत्येक x को लीजिए और उसमें से म्यू को घटाइए।
x में से म्यू घटाइए, ध्यान से, x म्यू तो आप निकाल ही चुके हो, x में से म्यू घटाओ और घटा करके उसका स्क्वायर करो और जो आए उससे प्रत्येक की प्रायिकता जो थी उसमें गुना करो। मतलब जैसे इसका मान जो है उसमें से म्यू घटाएंगे, जो आएगा उसमें इसकी प्रायिकता से गुना करेंगे, ऐसे ध्यान से, ठीक है। कहां से कहां तक, एक से लेकर के n तक। या तो दो तरीके मैंने कहा, एक तो इतना कार्य करो पहले, फिर प्रत्येक x में से म्यू को घटाओ, जैसे x1 में से म्यू घटाओ, x1 में से म्यू घटाओ और p1 से गुना कर दो, फिर x2 में से म्यू घटाओ और p2 से गुना कर दो, इस बात का मैं व्याख्या कर रहा हूं, फिर x3 में से म्यू घटाओ और p3 से गुना कर दो और जो आए सबको जोड़ दो, यही तुम्हारा वेरिएंस होगा, यही तुम्हारा वेरिएंस होगा। या तो इस तरीके से निकालो, नहीं तो फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ। वो फॉर्मूला में मैंने बता दिया, एक बार ex निकालोगे, ex यही ना है, अरे म्यू को ही तो ex बोलते हैं, तो एक बार ex निकाल लिए और फिर x के जगह एक बार x स्क्वायर रख करके निकालेंगे, x स्क्वायर p1, x स्क्वायर p2, x3 का स्क्वायर p3 और जो आएगा उसको जोड़ेंगे तो वो मेरा ये निकल जाएगा और फिर इसमें से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो वैसे निकल जाएगा। नहीं तो ऐसे अगर डायरेक्ट निकालना है तो इस तरीके से निकालना होगा। तो आपको जो आसान लगे, मैं जब क्या बोलते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो एक क्वेश्चन में दोनों तरीके से बना दूंगा, आपको जैसे आसानी हो आप वैसे बनाना, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसी में एक चीज और है, नोट नंबर 2, बड़ा ध्यान से समझिएगा। नोट नंबर 2 में कहता है कि सिंस वी नो डैट, चूंकि हम जानते हैं कि सिंस वी नो डैट, क्या हम लोग जान रहे हैं कि भाई सिग्मा एक्स जो है, ठीक है, ऐसे सिग्मा एक्स का स्क्वायर या इसी को हम वेरिएंस ऑफ एक्स बोलते हैं, इसका मान आ गया है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि सिग्मा एक्स क्या होगा, ये तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर है ना, अगर मैं सिग्मा एक्स की बात करूं तो आप क्या कहेंगे, इसका स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी वेरिएंस का वर्गमूल निकाल दें या इसको हम रूट में कर दें, एक ही बात हुआ। तो उसका एक अलग नाम है, उसको अलग तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, सिग्मा एक्स बोलते थे और वो स्क्वायर जो है अगर हम रूट पे भेज दे तो सिग्मा एक्स निकलेगा और इसको कहता है, इसको मैं घेर दूं, थोड़ा एक नया फॉर्मूला आया है सिग्मा एक्स, दिस इज कॉल्ड, जो भी वेरिएंस का मान है उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड, दिस इज कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड डेविएशन, याद रखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी शॉर्ट में हम इसको कहेंगे एस डी और हिंदी में कहेंगे मानक विचलन, हिंदी में क्या कहेंगे, मानक विचलन। मैं कहां लिख दूं, यहीं लिख देता हूं, ठीक है, यहां ब्रैकेट में कर देता हूं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मानक विचलन के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसका, तो मैंने क्या कहा, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन या एस डी यानी मानक विचलन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। बात समझ में आई, इतनी सारी चीजें आपको इस अध्याय 13.4 में पढ़ना था। फिर से पूरी बात को थोड़ा सुन लीजिए। इस अध्याय में आपको जो जो बताया गया, सबसे पहले रैंडम वेरिएबल क्या है ये बताया गया, एक्स क्या है, फिर बताया गया रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है, फिर ये बताया गया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका रैंडम वेरिएबल का मीन कैसे निकलता है, मीन यानी कि म्यू या ई एक्स, फिर बताया गया कि उसका वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस यानी कि VAR(x) कहिए या सिग्मा एक्स का स्क्वायर कहिए, फिर कहा गया कि सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा यानी वेरिएंस का वर्गमूल कैसे निकलेगा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। इन 3-4 टॉपिक्स को आपको इसमें कवर अप किया गया, ठीक है।
चलिए जी, अब जो है ये 13.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब दो चीजें हैं, मैं उसको भी बता करके आज इसको खत्म करूंगा, ठीक है। 13.5 के लिए हम लोग जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। टाइम हमको लग रहा है कि अभी है, हम लोग आराम से 20 मिनट में कर लेंगे उसको, तो आप लोग घबराए नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, समझने का प्रयास करें, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है वो 13.5 के लिए इंट्रोडक्शन है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, तब तक हम लोग इसको, चलिए जी, तो 13.5 के लिए जो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है हम लोग उसको अब डिस्कस करने हैं। अंतिम चैप्टर का अंतिम टॉपिक तो नहीं है, बट अंतिम एक्सरसाइज जरूर है, इसको जरा हम लोग आराम से देखेंगे डिस्कस करते हुए, ध्यान से समझिए। तो टॉपिक का नाम है बर्नौली, ठीक है, ये गणितज्ञ का एक नाम है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे बर्नौली थ्योरम, बर्नौली, ठीक है। ये थोड़ा सा देख मिनट, इसमें खत्म होगा शायद। ठीक है, बर्नौली ट्रायल्स, तो इसको हम हिंदी में कह देंगे बर्नौली परीक्षण, ठीक है, बर्नौली परीक्षण या अभिप्रयोग जो कहिए, ट्रायल्स का मतलब अभिप्रयोग भी होता है, आप लोग कैसे कहते हैं ट्राई बॉल खिलाइए, वैसे ही मैच वगैरह में। तो बर्नौली ट्रायल्स इसमें कहता है कि ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल्स ऑफ अ random experiment are also called Bernoulli trials. Bernoulli trials if they satisfy the following conditions. देखिए, इसमें लिखा है कि एक ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट का ट्रायल बर्नौली ट्रायल कहलाता है यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। मतलब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक मतलब बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, 9th 10th में पढ़े होंगे कि एक ऐसा प्रयोग जिसके सभी संभावित परिणाम ज्ञात हो लेकिन वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी अग्रिम रूप से न की जा सके। मतलब एक सिक्का में यह पता है कि हेड है और टेल है, लेकिन उछालने के बाद क्या आएगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वैसे प्रयोग को, चाहे ऐसा मान के चलो कि एक बैग में बहुत कलर के, मतलब रेड ब्लू ब्लैक कलर के उसमें बॉल रखे गए हैं, ये हमको पता है कितने कितने हैं ये भी पता है, लेकिन आंख मूंद करके यानी आंख पर पट्टी बांध करके और बिना देखे उसमें से एक बॉल निकालेंगे, उसमें से कौन सा बॉल वो ओरिजिनलिटी में निकलेगा ये पता किसी को नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो कहता है कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो ट्रायल है, जो परीक्षण है, उसको बर्नौली परीक्षण कहेंगे कब, जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा। कौन कौन सा शर्त है इसको सुनिए। शर्त नंबर 1 कहता है कि देयर शुड बी, ठीक है, देयर शुड बी a finite number of trials. There should be a finite number of trials. a finite का मतलब आप समझते हो सीमित, मतलब कोई भी परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई भी परीक्षण बर्नौली परीक्षण तभी कहलाएगा जब उसकी जो संख्या है, ट्रायल्स का जो नंबर है वो सीमित होना चाहिए। जैसे 2 बार 4 बार 10, इसको हम लोग गिन सके, जिसका काउंट करना पॉसिबल हो, वैसे परीक्षण को ही बर्नौली परीक्षण कहा जाएगा। पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या कहता है? फिनिट का मतलब समझ गए, सीमित। दूसरा शर्त क्या कहता है कि द ट्रायल्स
should be the trials should be independent इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र। यानी जितने सारे ट्रायल्स होंगे वो सब स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, सब अपने आप में स्वतंत्र हो, तो वैसे परीक्षण को बर्नौली परीक्षण बोलेंगे। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है each trial has exactly मतलब एकदम ठीक ठीक two outcomes, outcomes का मतलब परिणाम होता है, ठीक है। तो two outcomes कौन कौन? सक्सेस और फेल्यूर, यानी सफलता और असफलता। तीसरा शर्त यह कहता है कि पहला शर्त क्या बोला कि जो ट्रायल की संख्या है, नंबर है, वो फिनिट होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक जो ट्रायल है वो स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तीसरा कहता है कि प्रत्येक ट्रायल के पास ठीक ठीक दो परिणाम जरूर होने चाहिए, एक सक्सेस और एक फेलियर। मतलब मान के चलिए कि वो कह देगा कि अगर हम सिक्का उछाले और चीट आए तो हम इसको एक सफलता मानते हैं। चीट आएगा तो आप टॉस जीत जाएंगे, मतलब आप सफल हो जाएंगे। तो पट आएगा तो आप हार जाओगे, मतलब आप असफल हो जाओगे। तो प्रत्येक परिणाम के दो मतलब परिणाम ठीक ठीक होना ही चाहिए, एक को सफलता बोलेगा, एक को असफलता बोलेगा, तो हम उसको बर्नौली ट्रायल बोलेंगे। और चौथा जो है, ये देखिए फोर्थ में आ रहा है ना, चौथा कह रहा है, नहीं आ रहा है तो हम उसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, चालू है? अच्छा, चौथा देखिए, चौथा कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सफलता की जो प्रायिकता है, ठीक है, रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। बड़े ध्यान से समझिए, ये 3-4 शर्त है, इसको पूरा करेगा तभी हम उसे क्या बोलेंगे? बर्नौली ट्रायल बोलेंगे। भाई पहला शर्त बोला गया कि जो भी आपको ट्रायल होगा उसकी संख्या सीमित हो। दूसरा, ट्रायल स्वतंत्र होना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक ट्रायल के दो परिणाम ठीक ठीक होने चाहिए, एक का नाम सफलता और एक का नाम असफलता। और यह कहता है चौथा नंबर शर्त में कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सफलता की जो प्रायिकता है, रिमेन्स द सेम, क्या होना चाहिए? सब जगह सेम होना चाहिए। इन ईच ट्रायल मतलब प्रत्येक परीक्षण में सफलता की जो प्रायिकता है वो सेम होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन को वो वेरीफाई करता है, सेटिस्फाई करता है, तो ही हम उसे बर्नौली ट्रायल के नाम से जानेंगे, यानी उसको बर्नौली परीक्षण बोलेंगे। अगर इन 4 शर्तों में से कोई भी एक पूरा नहीं होता है, हम उसे बर्नौली परीक्षण नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है, ये बर्नौली परीक्षण दिया, आपको कोई एग्जांपल देगा, उस पर आप ये चारों शर्त चेक करना होगा, उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। चलिए अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विपद बंटन। ठीक है, चलिए तो कहता है इसमें कि मान लिया जाए, 2-3 चीज इसमें करेगा, पहले इसको समझ लीजिए। लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। मान लिया कि n जो है वो बर्नौली परीक्षण की संख्या बतलाता है।
x जो है आपको पहले से पता है, यहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस बता रहा है, सफलता की संख्या बता रहा है, ठीक है। और p जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बता रहा है। एंड q जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर को बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को बता रहा है, ठीक है। चार चीजें हैं इसमें, एक n है, एक x है, एक p है, एक q है। n क्या है, नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, जितने प्रयोग किए गए हैं, परीक्षण किए गए उसकी संख्या। और उसके बाद आपको पता है कि प्रत्येक परीक्षण में दो मतलब परिणाम जरूर होंगे, एक सफलता एक असफलता, अगर वो आ गया तो सफल, नहीं आया तो असफल। तो सफलता की संख्या को हम x माने हैं, और p जो है वो बतला रहा है सफलता की प्रायिकता को, और q जो है वो बतला रहा है असफलता की प्रायिकता को। और यहाँ पे बड़ी ध्यान से आपको देखना है कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे दिखाते हैं। तो नीचे लिखा गया कि देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से, देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर द कौन जा रहा है, देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर, देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, ये नंबर ऑफ सक्सेस मतलब x, ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस x कैन बी रिटेन एज। उसको कैसे दिखाएंगे, जैसे आपको इसके पहले हम लोग एक क्या दिखाए थे, आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए थे, ठीक है, उसका क्या नाम था, अब भी हम लोग जो दिखाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, बस उसी तरीके से यहाँ पे दिखाना है। ध्यान से देखिए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जहां भी होगा तो आप देखिए बंटन तो पहले बारंबारता बंटन पढ़े, प्रायिकता बंटन पढ़े, वैसे ही इसमें भी है। इसमें आपको रैंडम वेरिएबल या नंबर ऑफ सक्सेस जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं, उसकी जो भी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए उसकी संख्या जो भी दिया गया हो, सपोज किया जाए 0 1 ऐसे कुछ नंबर होंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऊपर में, और उसकी प्रायिकता को दिखाएंगे नीचे में, इसी को बोलेंगे क्या, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यहां पर बाइनोमियल का यूज किया जा रहा है, इसीलिए बाइनोमियल मतलब दो होंगे, एक होगा, दो पद होंगे, कौन कौन, एक सफलता एक असफलता। तो आपको पता होगा, आप पिछले 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे, और वहां बाइनोमियल थ्योरम में आपको ये चीज बताया गया होगा, ठीक है। बाइनोमियल अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके एक्सरसाइज 8 जो देख लीजिएगा आज, वहां पे आपको a + b के पावर n ऐसे दिखाया गया होगा, nc0 a n -0 b0 ऐसे, फिर nc1 a n -1 b1, जो पढ़ा होगा वो जान रहा होगा, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं है, हम यहाँ सारा कुछ लगभग डिस्कस करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिए। बस यहाँ पे x का कुछ वैल्यू होगा, मान लीजिए x का वैल्यू 0 है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ऐसे रखना है nc, n से स्टार्ट होगा, टोटल नंबर n है मान के चलिए, उसमें सबसे पहला लेंगे nc0, और उसके बाद ध्यानपूर्वक देखिए मैं जो कह रहा हूं, और यहां पर क्या हो जाएगा q0, ध्यान से qn, ठीक है। फिर यहां पे अगर x का वैल्यू 1 है तो लिखेंगे nc1, ध्यान से nc1 p1। यहां पर जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, उसका पावर 0 था, यहां p नहीं है मतलब p का पावर 0 था। और q क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, q क्या होगा, यहां पर n में से 1 जाएगा, यानी n -1। फिर अगर 2 है तो उसका प्रायिकता कैसे निकालेंगे, nc2, जो यहां पैर के पास है वो p का पावर, जो इन दोनों का मान है उसका डिफरेंस, इसका मान होगा q का। ऐसे ही बहुत सारे होंगे, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, जो भी मान है सबको डॉट डॉट कर देंगे। लास्ट में मान के चलिए अगर n हो उसका वैल्यू तो कैसे रखेंगे, ठीक है, अगर n हो तो उसका मान रखेंगे डायरेक्ट ncn, तो 1 ही हो जाता है, ठीक है, ncn और p के पावर n। यहां पे देखो कुछ नहीं है, थोड़ा सा मुझे पहले वाली चीज आपको याद दिलाना पड़ेगा, आप याद पड़ जाएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि nc और यहां है p, यहां है q, समझो ध्यान से, द्विपद प्रमेय में क्या होता है।
अब यहां पैर के पास हम लोग कॉम्बिनेशन परमुटेशन पढ़े होंगे, वो वाली चीज है। नंबर स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। अगर यहां 0 रखेंगे, जो रखेंगे वही p का पावर होगा, और इन दोनों का अंतर मतलब डिफरेंस q का पावर होगा। तो अब बताओ, हम अगर कहें nc0, किसी का पावर 0 करो तो उसका मान क्या होगा 1, तो हम उसको लिखेंगे ही नहीं, और q का पावर क्या हो जाएगा n, तो यही मेरा पहला था। अब अगर पैर के पास 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, ये हो गया तुम्हारा दूसरा। ऐसे ही 2 रखेंगे तो 2 2 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम यहां n रखेंगे तो यहां रखेंगे n, और n में से n गया 0, और देखो जब किसी का भी 0 हो जाए तो आपको पता है n माइनस n करोगे तो 0 होगा, और किसी का भी पावर 0 करने पर उसका मान 1 हो जाए, तो हम इसको क्यों लिखें, इसलिए लास्ट वाला पद ऐसा हो गया है। तो ये कुछ नहीं है, बस n c p और q के ऊपर जो बैठाया गया ना उसको देखने के तरीके हैं। अच्छा, और ये आया कहां से, मैं इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, आप चिंता ना करें। बस ये याद रखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसमें n दिया रहेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए रहेंगे, उसके बाद x जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस को बताएगा, और नंबर ऑफ सक्सेस के बाद p और q, जो p है वो सफलता को, जो q है वो असफलता की प्रायिकता को बतलाएगा। उन सबको लेकर के जो यहां बंटन दिखाया जा रहा है, इसी को हम लोग बाइनोमियल, चूंकि बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया जा रहा है इसलिए इसका नाम पड़ गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे कि दिस इज, ठीक है, दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो प्रायिकता बंटन दिखाया गया है इसको यहां पे लिख दीजिएगा, छूट गया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, this probability distribution is known as, इसको किस नाम से जानते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दिस इज नोन एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम लोग द्विपद बंटन के नाम से जानते हैं। विद किसके साथ, तो इसमें 2 पैरामीटर यूज किया गया है, एक n और एक p। आ जाइए, विद पैरामीटर्स, प्राचल जिसको बोलते हैं, पैरामीटर्स जो बीच के काम को जोड़ता है, विद पैरामीटर्स n एंड p, ठीक है। यहां पे 2 पैरामीटर्स लिए गए हैं n और p, उन दोनों के साथ प्रायिकता बंटन जो दिखाया गया है इसी को हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा वो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं एक चीज, उसके बाद में आगे फिर बात करूंगा, ठीक है। तो अच्छा, वो मैंने नोट में डाल भी दिया है, चलो अच्छी बात है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सब लिख दिया गया है। फिलहाल अभी समझिए, यही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिखना है, ये जो भी x के वैल्यूज होंगे सफलता की संख्या उसको, और उसके नीचे उसकी प्रायिकता को इस प्रकार से आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए अगला जो है नोट में है, उस बस मुश्किल से 5 से 7 मिनट, हाँ 5 से 7 मिनट भाई, ठीक है। नोट नंबर फर्स्ट में आपको 2-3 चीजें बताई गई हैं, उसको समझिए। लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है, सक्सेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस, जिसको हम लोग जैसे मान लिया जाए सक्सेस को हम x बोल रहे हैं ना, और उस सक्सेस में मान लिया जाए ये सफलता, सपोज किया जाए कि हमने एक सिक्का उछाला और उसमें संभावित परिणाम हुआ हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, और मैंने कहा ना कि अगर 2 बार उछाल रहे, अगर दोनों बार हेड आ जाए तो हमारी सफलता है, ठीक है। तो हमारा दोनों बार हेड आ जाए वही हमारी सफलता है, यानी कि x जो है सफलता वो हमारी संख्या बताएगा, तो दोनों हेड आएगा तो हमारी सफलता क्या हो जाएगी, या हेड आना हमारी सफलता है सपोज कीजिए। तो इसमें हेड 2 बार आया तो हमारी सफलता 2 बार 2 हो गया, इसमें 1 बार है तो हमारी सफलता 1 हुई, इसमें एक भी बार नहीं है हेड इसलिए हमारी सफलता 0 हो गया। अगर अच्छा जैसे सफलता घटेगा असफलता बढ़ती जाएगी, इसमें सफलता 2 है असफलता नहीं हुआ, इसमें 1 सफलता मिला यानी कि 1 असफलता भी हुआ होगा, इसमें 1 भी सफलता नहीं है यानी इसमें 2 असफलता हो गई। तो जैसे ही पता है सफलता और असफलता एक साथ चलता है, अगर कोई पास नहीं किया मतलब फेल किया, कोई फेल किया इसका मतलब पास नहीं किया, दोनों ही चीजें साथ साथ घटित होती हैं। वही यहां पर बताया जा रहा है कि मान लीजिए उसकी सफलता की संख्या x है
और उसकी प्रायिकता माने उस सफलता के लिए उसकी जो प्रायिकता होगी उस x पर, मतलब x का जो वैल्यू मान लीजिए एक बार आया सफलता तो x बराबर 1 के लिए प्रायिकता, अगर सफलता 2 बार आया तो उस x बराबर 2 पर उसकी प्रायिकता, ठीक है। इज ऑल्सो, इसको हम क्या कह रहे हैं, कैसे डिनोट करते हैं, इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, इज ऑल्सो ऐसे ना लिख करके हम इसे इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं, ऑल्सो डिनोटेड बाई पी एक्स, ठीक है, एंड इट इज गिवन बाई, और इसको हम लोग ऐसे निकाल भी सकते हैं सीधे, अगर सफलता की बात कह देता है निकालने की प्रायिकता तो हम कैसे निकालेंगे, एंड इट इज गिवन बाई, सीधे जिसकी प्रायिकता निकालनी है, मान लीजिए 3 सफलता की प्रायिकता निकालिए, 4 सफलता की प्रायिकता निकालिए, तो यहां पर जो मान है उसको रखेंगे, और मैंने अभी आपको बताया इस चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, सीधे 4 सफलता की प्रायिकता तो 4 लिख देंगे, चालू कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे कि आपको एक सफलता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, यानी कि यहां जो आप x देख रहे हो ये नंबर ऑफ सक्सेस को बताता है, और नंबर ऑफ सक्सेस यहां पर क्या है x, तो उस x को मतलब सफलता जो है x बार मिल रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है, इस चीज को हम लोग px मतलब डायरेक्ट p और सफलता की संख्या भी दिखा सकते हैं, और इसको निकालेंगे कैसे, अगर डायरेक्ट कहीं दे दिया कि x बार सफलता प्राप्त तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। इसका फॉर्मूला क्या है मैंने अभी बताया था, सीधे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, कॉम्बिनेशन का सिंबल C, उसके बाद सफलता कितनी बार प्राप्त हो रही है उसकी संख्या नीचे डालनी है, x बार सफलता प्राप्त हो रही है तो x, एक भी बार सफलता नहीं प्राप्त हो तो एक भी नहीं, कुछ भी नहीं, 0 जो भी है। उसके बाद यहां पर p और यहां पर q, p क्या है सफलता की संख्या, सफलता की प्रायिकता, q क्या है असफलता की प्रायिकता, तो सफलता और असफलता जब दोनों लिख दीजिएगा तो यहां पर कैसे देंगे, सफलता कितना बार प्राप्त हो रहा है x बार, तो यहां संख्या क्या डालना है x, और यहाँ Q असफलता, मान के चलिए अगर 10 बार प्रयोग किया गया और 2 बार सफल हुआ, सक्सेस हुआ 2 बार, तो असफल कितने बार होगा, अनसक्सेस या फेल्यूर कितने बार होगा, 8 बार, तो 8 कहां से आया, 10 में से 2 घटा दिए, तो अगर x बार सफल हुआ तो कितने बार सफल हुआ, टोटल n बार किया गया तो उसमें से x घटा देंगे, तो कहां कौन सा बड़ा बात लिख दी है, इसी चीज को वहां प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया गया था ना आपको, एक बार देख लीजिए फिर से कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया गया कि सफलता को x से दिखाया जा रहा है, सफलता अगर एक भी बार नहीं पाया गया है तो हम क्या कहेंगे, उसकी प्रायिकता को कैसे दिखाएंगे कि टोटल ट्रायल किया गया n बार, उसमें से सफलता कितनी बार मिला, एक भी बार नहीं, तो सफलता की प्रायिकता का पावर क्या, सफलता की प्रायिकता p है, ये एक भी बार सफलता हुआ ही नहीं, उसकी प्रायिकता का पावर 0 होगा, और असफलता कितनी बार, तो जितना बार हुआ सब बार असफल ही हुआ, यानी n-0। अब चूंकि किसी भी पावर चीज का पावर 0 तो उसका मान 1 हो जाता है, इसलिए ये गायब हो गया, और n में 0 घटे तो n ही होगा, इसलिए इसका मान ये था। अब अगर सफलता की संख्या 1 है, मतलब एक बार सफल हुआ है, यानी कि n बार किया गया उसमें से एक बार सफल हुआ, तो सफलता की प्रायिकता का पावर 1 होगा, और असफल कितना बार हुआ, जितना बार किया गया उससे एक बार घटा देंगे, यानी उतना बार वो फेल हुआ है। ऐसे ही 2 पे 3 पे, यही था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम लोग बोल रहे थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें बाइनोमियल थ्योरम वाला को यूज किया गया है। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं है, तो आगे देखिए। अब यहां पे डायरेक्ट अगर आपको सफलता की प्रायिकता निकालनी है और सफलता की संख्या दी गई है तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। वेयर ये x का वैल्यू क्या है, x मतलब सफलता की संख्या, आप पता है सफलता की संख्या का मान 0 से लेकर के 0 1 2 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, कहां तक, n तक। और एक बात और, एंड और q क्या है बताओ, q कैसे निकालोगे, असफलता की प्रायिकता, q क्या है असफलता की प्रायिकता, और मैंने कहा ना भाई 2 चीजें, एक सफलता एक असफलता, दोनों की प्रायिकता जोड़ 1 होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ना PE और PE नॉट, अगर हम इसको सफलता बोले तो इसको क्या बोला है, सफलता नहीं है असफलता, इसकी प्रायिकता 1 होता है। अब इसमें से किसी को निकालना है तो उसको हम अदर साइड भेज देंगे तो क्या कर देंगे, वो माइनस हो जाएगा, यानी कि अगर हमको असफलता की प्रायिकता निकालनी है तो ये प्लस p कहां चला जाएगा, माइनस में, यानी 1 - p, यानी कि असफलता की प्रायिकता निकालने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, सफलता की प्रायिकता को 1 में से घटा दीजिएगा, जो आएगा वही असफलता की प्रायिकता होगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको क्या बोलेंगे यहां पर, दिस फॉर्मूला, इसको दिस इज नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज द, या दिस इज कॉल्ड एज द, जो भी कह लीजिए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, हिंदी में प्रायिकता फलन, प्रायिकता
प्रायिकता फलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रायिकता फलन। ओके, कोई दिक्कत? ऑफ द क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन का ये प्रायिकता फलन कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट नोट था। सेकेंड नोट देखिए, इसको मिटा दें। जम गया पूरा, दम लगाना पड़ रहा है। दूसरा देखिए, नोट नंबर 2 में कहता है कि अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विद एन बर्नौली ट्रायल्स एंड probability of success in ठीक है, सक्सेस इन इच, देखिएगा वहां पर इच को थोड़ा सा वो स्पेलिंग गलत लिख दिया है, उसको ठीक कर लीजिएगा। इच ट्रायल्स, ठीक है, एज P is denoted by BNP। थोड़ा समझिए, यहां पे कहा कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जिसमें बर्नौली ट्रायल्स की संख्या n है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है प्रत्येक ट्रायल की वो p है, तो हम उसे BNP के द्वारा भी दिखा सकते हैं। BNP में क्या हुआ कि n ट्रायल हुए हैं और प्रत्येक ट्रायल की जो सफलता है वो P है। हम इसे शॉर्ट में BNP के द्वारा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए, लिख दिया गया होगा ऐसे कि B4 और 6 सपोज कीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, B4 6 लिखा गया है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो ये बतलाएगा n बर्नौली ट्रायल्स, मतलब कहने का मतलब बर्नौली ट्रायल्स की संख्या बतलाएगा और उसके प्रत्येक घटना, प्रत्येक ट्रायल की प्रायिकता क्या है, सफलता की प्रायिकता वो ये बताएगा। मतलब 4 बार किया गया है जिसमें से 6 बार उसको सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है, और उसकी जो है कि नहीं प्रायिकता को यहाँ पर दिखाया गया कि 4 बार प्राप्त किया, उसकी प्रायिकता ये है। सपोज किया जाए प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होता है ना, तो सपोज किया जाए कुछ वगैरह दिया होगा 1/2 ऐसे कुछ दिया होगा। जैसे कहने का मतलब कि 6 बार किया गया है और उसमें से प्रत्येक जो सफलता है उसकी प्रायिकता 1/2 है। और आपको पता है ना कि बर्नौली ट्रायल में जितने ट्रायल होते हैं सबका सफलता की प्रायिकता सेम होना चाहिए, इसलिए अगर 4 बार ट्रायल किया गया है तो प्रत्येक ट्रायल की जो सफलता की प्रायिकता है वो सब जगह 1/2 ही होगा। तो इसी चीज को शॉर्ट में BNP के द्वारा दिखाया जाता है। ऐसा आपको लिखा होगा कहीं कहीं और वहां पे आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 13.5 में क्वेश्चन नंबर 8 है, वहां पर ऐसे लिखा गया है B62, तो आप समझ जाएंगे ऐसे लिखा है वहां पे, ऐसे 6 कर दिया 1/2 कर दिया, तो यानी मतलब 6 बार ट्रायल किया गया है और प्रत्येक बार ट्रायल में सफलता की प्रायिकता 1/2 है। उसके आधार पे बोल रहा है कि x = 3 ऐसे कुछ दिया क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो अभी फिलहाल ये समझ लेंगे कि कौन क्या है कैसे है। ठीक, चलिए अब रहा थोड़ा सा 11th क्लास में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे उसको मैंने अभी कहा थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या होता है। वहां पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े थे कैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, बनाते हैं, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो स्पष्ट नोट नंबर 3 में मैंने सब कुछ लिख दिया है, कुछ ध्यान से देखेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a plus b के पावर, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a plus b के पावर n या p plus q के पावर n, कुछ भी हो। ठीक है,
तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, द्विपद वितरण, एक व्याख्या या उसका जो है कि नहीं हम लोग कैसे उसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, एक्सपेंशन इज, तो आपको द्विपद प्रमेय में ना ये बताया गया होगा, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, ठीक है, तो वहां पे आपको स्पष्ट बताया गया होगा, और अगर नहीं बताया गया है तो याद कर लें कैसे लिखा जाता है ध्यान से बाइनोमियल। आप इसकी सहायता से ना, जैसे आप रटते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल 4, a प्लस बी का पावर आप 10 निकाल सकते हो, अगर ये तुम्हें याद हो जाए तो। याद है ना? तो कैसे, इस फॉर्मूला को समझ लो, बहुत काम का फॉर्मूला है। 11th क्लास क्या है, ठीक है, इसको बाइनोमियल थ्योरम भी बोलते हैं हम लोग, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम जो भी कहिए, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, ये सब नाम है उसके, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं देखिए ध्यान से, यहां शुरू करते हैं, एन सी, पहले पावर 0 लेंगे, टोटल पावर इतना है, उसमें से 0 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला, फिर 2 पावर वाला, फिर 3 पावर वाला, ऐसे करते जाएंगे। एन सी 0, ए का पावर, ठीक है, यहाँ पे ए है जो, ए का पावर, देखो दो में से कोई काम कर सकते हो, कहीं से शुरुआत कर सकते हो, या तो ए का पावर 0 शुरुआत करो, या फिर पीछे से कहीं भी से करो तो ए सेम ही आंसर आएगा। तो ए लोगे तो एन में से 0 घटाओ और बी के पावर 0, फिर एन सी 1, तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस n-1, और जितना माइनस कर रहे हो उतना यहां पर पावर हो जाएगा। फिर nc2, तो यहां पर क्या होगा, a के पावर n-2 और b के पावर 2, फिर ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कहां तक, लास्ट कहां जाएगा, ncn, ठीक है, ncn, a के पावर n-n और b के पावर n। देखो भाई, अगर थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, इस बात को देखो, ये तुम्हारा बेसिक है, ठीक। अब जैसे अगर तुम्हें निकालना है, सपोज किया जाए a के पावर, a प्लस बी का पावर अगर हमें निकालना है 3, सपोज किया जाए, किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे स्टार्ट करना है, 3c0, a 3-0, b 0, फिर 3c1, a 3-1, b1, 3c2, a 3-2, b2, फिर 3c3, a 3-3, b क्या हो जाएगा, 3। देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब इसका मान निकालो, खटखट रख दो, तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब तुम्हें तो 3c0 याद नहीं है, मुझे याद है, और याद नहीं तो निकालते कैसे, अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बाद, पहले मुझे याद जो है उसको लिख देते हैं। 3c0 का वैल्यू होता है 1, a 3 में से 0 हो गया 3, b के पावर 0, किसी का पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 3c1 होता है 3, a 3-1 गया 2, b का पावर 1 तो b, 3c2 इसका वैल्यू होता है 3, a 3 में से 2 गया 1 तो 1 लिखते नहीं है, b के पावर 2, फिर 3c3 होता है 1, a के पावर 3 में से 3 गया 0, और किसी का पावर 0 करोगे तो 1, और b के पावर 3, ओके। चलिए ये देखिए, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो a के पावर 3, ये हो जाएगा 3a²b, ये हो जाएगा 3ab², और ये हो जाएगा bq। इसी चीज को आप ऐसे भी लिखते हो, a³ प्लस bq, इसमें 3ab कॉमन ले लेते हो और लिखते हो a प्लस b। देखो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी है। क्या करना है ये ध्यान से देखो, बात को थोड़ा समझो। इसका पूरा पावर 3 है ना, तो प्रत्येक पद का घात 3 ही होना चाहिए। देख लो, इसका घात 3, इसमें भी 2 और 1 3, 1 और 2 3, इसमें भी 3, तो हर का पावर 3 ही होना चाहिए। प्रत्येक पद, आपको ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने पढ़ा ना, समघातता का नियम, प्रत्येक पद का पावर सेम होना चाहिए। तो प्रत्येक पद का पावर सेम हो, चूंकि त्रिघात तो सब पद त्रिघात होना चाहिए। इसमें होता है क्या ना, एक का पावर घटता जाता है और उसको मेंटेनेंस करने के लिए सेकंड वाला आता जाता है। जैसे a का पावर 3, अब ये a के पावर 2 हुआ, a के पावर 1 हुआ, a के पावर 0 हो गया। तो अब ये 3 था तो एक भी नहीं था, जैसे ही ये 2 हुआ तो b 1 आ गया 3 करने के लिए। जब a 1 हुआ तो b 2 आ गया 3 करने के लिए। अब जब एक भी a नहीं था तो b 3 आ गया, क्योंकि हर पद को 3 करना है। तो ये एक मैं दूसरे तरीके से भी अगर समझाना चाहूं तो ऐसे कह सकता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं, अब थोड़ा सा ये हटा देते हैं, ये तो बनाया गया है,
कि a प्लस बी के पावर 4 क्या होगा। तो आप कैसे बताओगे, ऐसे पहले a के पावर 4 होगा, b एक भी नहीं होगा, फिर a के पावर 3 होगा, और a के पावर 3 होगा तो एक b आ जाएगा, फिर a के पावर 2 होगा तो b भी 2 गो होगा, क्योंकि 4 गो होना चाहिए हर। देखो a घट रहा है, 4 गो था, 3 गो था, 2 गो था, अब a क्या गो होगा, a गो होगा। तो b देख लो, b एक भी नहीं था, a गो हुआ, 2 गो हुआ, अब b क्या गो होगा, 3 गो होगा। अब देखो a था 4 गो, 3 गो हुआ, 2 गो हुआ, 1 हुआ, अब एक भी नहीं होगा। b एक भी नहीं था, b एक गो हुआ, b 2 गो हुआ, b 3 गो, तो b क्या होगा, 4 गो। देखो प्रत्येक पद की घात 4 है, यानी a क्या होता है, घटता जाता है, और b जो है वो क्या करता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये तो सब बना देगा, इसके आगे जो गुणांक लग रहा है ना, वो गुणांक ये NC0 से निकलता है। स्टार्टिंग में NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, ठीक है, सब लिख देते हैं। जैसे यहां पर पावर 4 है तो क्या लिखेंगे, 4C0, ये क्या होगा 4C1, ये 4C2, ये 4C3, ये 4C4। अब ये केवल मान अगर कोई निकालना जान जाए तो किसी का भी फॉर्मूला बना देगा, समझ गए। तो ये बातें आपको याद रखनी है, और ये चीज यहीं पर है। ठीक है, a क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, एक भी एक नहीं घटाया गया, एक घटाया गया, 2 घटाया गया, ऐसे घटा करते n घटा दिया गया, b एक भी नहीं था, 1 हुआ, 2 हुआ, तो a घटता जाता है, b बढ़ता जाता है। ये बायरोड थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, तो NC0 जो मैंने सब जगह लगाया गुणांक, उसको निकालोगे कैसे। वैसे तो 10th 11th में एक ट्रायल दिखाएगा, ट्रायंगल ग्रुप में 1 11 से गुना करते जाओ या ऐड करते जाओ। एक था 11 से गुना करोगे 11, 11 में 11 से करोगे तो 121, ऐसे आप पढ़े होगे ऐसे। ठीक है, फिर या तो 11 से गुना करो, नहीं तो 11 से गुना करने का एक और तरीका है कि उसको अंक को जोड़ते जाओ। पहला उतारो 1 2 3, 2 1 3, फिर 2 फिर 1, फिर 1 1 3 4, 3 3 6, 3 1 4, फिर 1। ये देखो 11 से गुना कर दिए, यही तुम्हारा गुणांक आएगा, यही गुणांक आएगा, यही सब गुणांक आएगा, सब आगे लगा दो। कब, जब n का मान 0 हो, मतलब a प्लस बी का पावर 0 करोगे तो ये वाला गुणांक लगेगा, a प्लस बी के पावर 1 करोगे तो ये वाला गुणांक लगेगा, a प्लस बी के पावर जैसे 2 करो, देखो दिखाते हैं, a प्लस बी का पावर 2, n बराबर 0 के लिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 4 के लिए। अगर a प्लस बी के पावर 2 करोगे तो कैसे मैंने बताया था, प्रत्येक पद का घात 2 होना चाहिए, तो a का पावर 2, b एक भी नहीं, फिर क्या होगा a एक गो तो b एक गो आ जाएगा, फिर क्या होगा a एक भी नहीं, b 2 गो हो जाएगा। देख लो a 2 गो था, a गो हुआ, एक भी नहीं था, फिर b देखो एक भी नहीं, a गो b 2 गो, माने a घट रहा है और b बढ़ रहा है धीरे धीरे एक एक करके। ठीक है, अब चलो गुणांक कैसे लगाना है, b ये 2 है पावर, तो पावर 2 वाला के लिए गुणांक क्या है, 1 2 1, यानी यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 1। अब 1 तो लिखते नहीं है, तो बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, बन जाएगा। तो ये बार बार, अब मान लो अगर हमें निकालना है, हमें निकालना होगा a प्लस बी के पावर 10, तो ये 10 तक बनाने में बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए उसको NC0 वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो बन जाएगा फटाफट। अब चलो जल्दी से NC0 कैसे कैलकुलेट करोगे उसको देख लो, और इस प्रकार से आज ये 12th क्लास का थ्योरी समाप्त। ठीक है, आप भी मस्त रहो, पढ़ो, रिवाइज करो। चलिए जल्दी से उसको देख लेते हैं, बस कुछ सेकंड आप इसको देखो ध्यान से, कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं नोट नंबर 4 में। ओके, देखो NCR का एक फॉर्मूला होता है, पहले उसको याद कर लो। ये फॉर्मूला याद तो सब बना दोगे। NCR और NPR तुम पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो फिर से पढ़ लो। NCR में फॉर्मूला क्या होता है ना, ऊपर में लिखते हैं n फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल बोलोगे, फैक्टोरियल क्या होता है भाई, ठीक है, n फैक्टोरियल। तो अब देखो किसी भी चीज का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं तो उसको जरा समझ लो। फैक्टोरियल अगर निकालना है तो उसके 2 सिंबल होते हैं। अगर n फैक्टोरियल निकालना है तो उसको आप n और खड़ी पाई के बाद डॉट दे दो, या तो ऐसे लिखो या उसको ऐसे करके ऐसे लिखो। और इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको ना 1 से लेकर के n तक जितने सारे अंक उसको गुना कर दो, 1 2 3 गुना डॉट 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 कहां तक, n तक। जैसे मान लो अगर या तो कहो n से घटते हुए 1 तक जाओ, ऐसे लिखो, या 1 से बढ़ते हुए n तक जाओ, बात एक ही है। जैसे अगर मैं कहूं तुमसे 5 फैक्टोरियल का मान निकालो, तो 5 फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो इसका मतलब हुआ कि 5 4 3 2 1। घटते हुए लिखो या ऐसे करो कि 1 से स्टार्ट करो 5 तक पहुंचो, बात तो वही हुआ। पता ना, गुना क्रम भिन्न का पालन करता है। अब इसका जो मान है, 5 का 20 3 60 120 120। ओके, ऐसे फैक्टोरियल का मान निकालते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये है फॉर्मूला मेन।
ये फॉर्मूला ऐसे निकलता है, जो मान है सब पुट करो वैल्यू निकल जाएगा। अब कुछ और कैलकुलेशन करके ना मान निकाल कर रख दिया गया है, उसको आप देख लो। इसी चीज को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है, आर फैक्टोरियल इंटू एन पी आर, ऐसे भी कर सकते हैं। एन पी आर का फॉर्मूला, उसमें आर फैक्टोरियल से गुना कर देंगे तो कट जाएगा, जो भी हो छोड़ो, ये नहीं होता है, गलत हो गया, छोड़ो, ज़्यादा मंदी में लगाओ। ये समझो, अभी ये समझ में आ गया। अब देखो ये कुछ कैलकुलेशन करके रखा गया है, उसको देख लो ताकि तुम्हें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। एनपीआर वाला भी समझा देंगे, चिंता मत करो, अभी दिखा देते हैं थोड़ा सा, बस थोड़ी देर और, पेशेंस लूज नहीं होना चाहिए थोड़ा सा। तो कुछ कैलकुलेशन है, कुछ एन सी आर का मान वही होगा जो एन सी एन माइनस आर का होगा। अब कोई अगर मान लो, ये कब हम लोग करते हैं, जैसे मान लो सपोज करो तुम्हें निकालना है 50 सी 44 का, तो तुम कैसे निकालोगे, तो 50 से 44 निकालना है, तो इसका मतलब यही हुआ, या मान लो 50 से 49 निकालना है, बहुत बड़ा अंक हो जाएगा ऐसे निकालोगे तो तुमको निकालने के लिए सीधे इसका मान वही होगा जो 50 C1 का होगा, यानी 50 से 49 या एक NCR हो ना, तो उसका मान निकालने के लिए अगर ये बहुत बड़ा अंक है कैसे चेंज करोगे, जब भी देखो ना इसके आधा से ये ज्यादा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, उसको कन्वर्ट कर दो। देखो ये इसका आधा 25 होता है, 25 से ये ज्यादा है, इसको कन्वर्ट कर दिया तो सीधे छोटा हो गया। अब इसका मान बहुत आसान है, अब दिखाते हैं तुमको। तो ये तरीका कब लगाना है, जब ये आधा से ज्यादा हो। अच्छा जी, अब देखो, अब इसके बाद कुछ और है, जैसे मान लो NC0 या NCN, देख लो अगर n में 0 जाएगा तो n आएगा कि नहीं, ये दोनों का मान, ये जब 0 होगा यहाँ पे या दोनों सेम होगा, दोनों ही स्थिति में इसका मान होता है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब अगर NC1 करें तो इसका मान n होगा। अब कोई पूछे 4C1 का मान क्या होगा, तो 4, 4C4 का मान क्या होगा 1, 4C0 का मान क्या होगा 1, ठीक है। ये सब देखो, ये सब निकाला गया है, पढ़ो पढ़ लो आगे। इसके बाद अगर मैं NC2 की बात करूं तो n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल चूंकि पता है कि 2 इंटू 1 होगा तो n 2 ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको n माइनस 1/2 भी लिख सकते हैं। अब अगर NC3 निकालना है, देखो कैसे करोगे, जितना है ना उतना बार घटाते चले जाओ। 2 था तो 2 को लिखिए, n माइनस 1, 3 है तो 3 को लिखेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2, और नीचे में जो है ना उसका फैक्टर लिख दो। 3 का फैक्टर 3 2 1, तो 1 लिखो, क्या भाई पता है ना, 1 से गुना करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है बस। अगर NC4 निकालना है तो क्या करोगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, 4 को हो गया, गिन लो, और नीचे में 4 3 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से तुम ना किसी भी का कैलकुलेशन कर लोगे, वहां पर रख के फॉर्मूला बना दोगे, और फॉर्मूला बनाने के बाद a + b का पावर 10 20 जो निकाला निकालो। इति श्री रेवाखंडे समाप्तम अभवत्। इस प्रकार से आपका यह अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय क्लास 12 का सारे चैप्टर्स कंप्लीट हुए। आप आराम से रिवाइज करो और पास करो, जाओ।